नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आप सुन रहे हैं माइलस्टोन एक्सप्रेशन। मैं हूँ वैष्णवी। आज लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्त्री की कहानी जो जिंदा तो है लेकिन रिश्ते के भीतर रेत में फंसी मछली की तरह तड़प रही है। कहानी का नाम है रेत की मछली, जिसको लिखा है कांता भारती जी ने। बाहर टैक्सी रुकने की आवाज से अचानक मैं कुमुद की उस छोटी सी दुनिया में लौट आई हूँ। झप झप करके टैक्सी के दरवाजे बंद होते हैं और खुली हंसी की दो आवाजें सुनाई देती हैं। मैं चौंक जाती हूँ। इतनी ज्यादा रात हो गई है, मुझे पता ही नहीं चला। जाते वक्त वो कह गई थी कि कोई 12 साढ़े 12 बजे वापस लौटेगी, लेकिन समय इतनी जल्दी बीत गया। कितने बरसों का इतिहास आंखों के सामने से गुजरता चला गया। कमरे में कागजों के जलने की गंध भरी हुई थी। कुमुद एकदम अंदर नहीं आई। कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया था, जैसे सब कुछ स्तब्ध हो गया है। उस स्तब्धता में मैं डूब गई। एक जगह वह स्तब्धता कहीं मेरी अपनी स्मृति भी बन गई, लेकिन वह चुभी भी उस छोटी सी स्तब्धता के बीच। मैंने सोचा वहां कुमुद होगी और उसकी छोटी सी दुनिया का कोई एक खुशी से फूला हुआ एक साथी होगा। बिल्कुल ठीक ऐसी ही एक दुनिया यहाँ से बहुत दूर कई बरस पहले बंबई के उस छोटे से कमरे में भी छूट गई थी, जिसमें मेरे और तोरू के लिए जगह नहीं थी। बाहर अंधेरे में हल्की स्वरों में कुछ कहा गया। इस बार टैक्सी का एक ही दरवाजा बंद हुआ और टैक्सी चली गई। थोड़े से अंतराल के बाद अपने आप गुनगुनाती हुई कुमुद अपना बैग झुलाती हुई अंदर आई और ठिठक गई। अजीब तरह से नाक चढ़ाकर उसने कहा, क्या जला रही हो कुंदल? सारे कमरे में गंध भरी है। उत्तर क्या देती? मन बिल्कुल स्वस्थ नहीं था। मुझे पता नहीं चला था, लेकिन हाँ, हो सकता है कि उन कागजों के जलने से अप्रिय गंध पैदा हुई हो। एक मरा हुआ इतिहास जलने से सुगंध तो उठेगी नहीं। कुमुद मना स्थिति समझ गई थी, इसलिए उसने अधिक सवाल नहीं किए। कपड़े बदलते हुए उसने इतना जरूर कहा, तुमने अच्छा ही किया कुंतल कि ये सब जला दिया। जलाने के बाद तुम अपने प्रति भावुकता छोड़ सकोगी। लेकिन एक बात बताओ कुंतल, जिस दुनिया को छोड़ आई हो उससे अब ऐसा लगाव क्यों बना रखा है? उत्तर मैंने इस बात का भी नहीं दिया। कुमुद समझ गई थी कि मेरा मन कहीं गहरे से आंदोलित है। बात बदलकर उसने कहा, खाना तुमने खा लिया क्या? खा लिया, मैंने कहा। पगली, मुझे पता है तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, चलो खाओ। फुलबगिया की उस दुनिया के व्यंजन नहीं थे। डबल रोटी, अंडे और कुछ जैम। अपनी दुनिया से बहुत दूर एक जो दूसरी जिंदगी शुरू हो रही थी, उसका यह पहला प्रसाद था। रात काफी हो आई थी। बहुत गहरे सन्नाटे में बहुत कुछ दूर कहीं एक अकेला कुत्ता चौंक कर भौंकने लगता था। जलाए हुए कागजों के साथ मेरी नींदें भी वैसे ही जल गई थी। कुमुद ने अंधेरे में भी खुली हुई मेरी आंखों को जिस तरह अपनी उंगलियों से बंद किया, उस स्पर्श से मैं आविष्ट हो आई। अंधेरे में ही धीरे से बोली, सुनो कुंतल, मैं चाहती तो नहीं हूं कि तुम्हें बताऊं, पर सोचती हूं अगर मैं तुम्हें बता दूं तो शायद तुम्हारा मन परिस्थिति के प्रति ज्यादा तटस्थ हो सकेगा, तुम्हारा मोह भी शायद कम हो। निरुत्तर होकर भी मेरी उत्सुकता उसने पहचान ली और धीरे से बोली, कुंतल, तुम्हें बताऊं, मदन अभी मुंबई से लौटा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे डाइवोर्स को लेकर काफी बड़े दायरे में शोभन ने ऐसी वैसी बातें फैलाई हैं। मदन मेरे एक सीनियर कलीग है, उन्होंने ही बताया। ये श्रीमान आनंद कौन है? कुंतल, शोभ की एक लहर सी सारे बदन में उभरी और फिर अचानक मुझे हंसी आने लगी। इतने अधिक कमजोर पैरों पर शोभन अपना झूठ खड़ा कर सकेंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। कुमुद ने शायद सही अनुमान लगाया था कि वह प्रसंग के आने पर मैं हल्की हो जाऊंगी। मुझे हंसती देखकर कुमुद बेहद खुश हुई। ये आनंद था कौन, बताती क्यों नहीं? क्या हुआ था? अफवाह तो बहुत गर्म है, कोई काफी मसालेदार कहानी लगती है। कहानी विशेष थी ही क्या, जो कुछ था वो मैंने बता दिया। सुनकर वो खुद भी हंसने लगी। मुझे और अधिक सहज करने के लिए उसने भी छेड़ा, और भी कुछ होगा, बता नहीं रही हो मुझे? अच्छा, उसकी छिट्टियां जो आती हैं वो तो नहीं जला देती? उस छेड़ और हंसी में मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह नींद बड़ी जल्दी टूट गई थी। कुमुद सोते सोते भी मुस्कुरा रही थी। खिड़की पर पड़े हुए मोटे पर्दे से धूप की पीली किरणें हल्के हल्के खेल रही थी। अवसाद के कारण शरीर में टुटन सी भर गई थी। फिर भी मैंने सोचा कि उठ जाना ही बेहतर होगा।
अंगीठी ठंडी हो गई थी, लेकिन उसकी राख में जले हुए कागजों पर अक्षर अभी तक उभरे थे। सब कुछ जल जाने के बाद भी कुछ तो जीवित रहता ही है। काश वह सब भी जल जाता। शायद सब जलता है, लेकिन काफी रुक रुक कर, अटक अटक कर, एकदम नहीं जलता भक से। मीनल का पत्र आने के बाद जो तनाव पैदा हुआ था, उसे अब मैं स्वयं ही तोड़ने को तैयार हो गई। ठीक है, यही सही। यदि घर में जगह नहीं तो वह घर भी मेरा नहीं है। ऐसे तो यह तनाव बढ़ता ही जाएगा। खींची जाने वाली रस्सी से बंधे रहकर घसीटने जाने से अच्छा है रस्सी काट कर अपने को मुक्त कर लो। मैंने निश्चय कर लिया। पत्र को फाड़ देने का मन था, लेकिन उसे बाकायदा तह करके अलमारी में रख दिया। बस अब शुरू हुई नई कहानी। मन को बांध लो कुंतल, इस रास्ते पर इससे आगे नहीं जाना है। पहली बार घर की याद आई। वह घर नहीं जो अजनबी दुनिया में है, अपना घर, माँ और पिता का घर। लगता है मेरी रेतीली दुनिया से वे भी घबरा गए थे। वे इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली के करीब जो बसे थे, वही घर याद आया। अंधगली की आस छोड़ते ही जैसे दूसरा रास्ता अपने आप खुलने लगा। ठीक है, मैंने सोचा माँ के पास चली जाऊंगी। यहाँ की रेतीली दुनिया से कुछ तो चैन मिलेगी। जाऊंगी और कल ही जाऊंगी। तैयारियां शुरू हो गई, कपड़े सहेजे जाने लगे, लेकिन वह कल इतनी आसानी से नहीं आ पा रहा था। मीनल का खत आया था, शोभन का नहीं। हो सकता है शोभन का खत भी आए और वह दूसरी तरह का हो। शायद आ जाए, पर फिर कल आ जाए। और अचानक एक शाम वह सारी रेत फिर उड़ गई। जाने कहाँ चली गई। शोभन का पत्र आया एक्सप्रेस, तुम चली आओ। पत्र में विशेष गरमाई नहीं थी, लेकिन एक बार फिर मैंने आंखें मूंद ली। वही तैयारियां जो माँ के यहाँ जाने के लिए अनमने ढंग से कर रही थी, सहसा उत्साहपूर्ण तैयारियों में बदल गई। बंबई शहर कुंतल के लिए नया नहीं था, लेकिन अचानक वह काफी नया लगने लगा था। तोरू सफर भर परेशान होती आ रही थी, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही उसमें भी न जाने कहाँ का उत्साह आ गया था। एक ऊंची इमारत के आगे टैक्सी रुकी। टैक्सी वाले ने पैसे निकालते समय मेरे हाथों का कंपन देखा। पैसे निकालने में कितनी देर हो रही थी। इमारत के द्वार की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। लगा शोभन टैक्सी की आवाज पर आ गए होंगे। उसी तरह दोनों बाहें फैलाकर मेरा स्वागत करेंगे। दरवाजे पर कोई नहीं था। एक गुरखा चौकीदार ऊग रहा था। तोरू को संभाल कर दूसरे हाथ से अटैची दरवाजे तक खींची। दरवाजा अभी वैसा ही सूना था। जब मैं बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गई तो ऊँगते गुरखे ने आंखें ऊपर उठाई। शोभन साहब का घर यही है? मैंने पूछा। कौन शोभान? गुरखे ने आश्चर्य से पूछा। शोभन साहब, वो जो, ओ वो छठा माला, चौथा फ्लैट, ऊपर ऊपर, कहकर फिर वह ऊँघने लगा। ऊपर अकेले ही पहुंचना होगा, साथ तोरू है, अटैची कैसे ले जाऊं? बंबई के बारे में काफी सुना रहता। अटैची छोड़ना उचित नहीं लगा। धीरे धीरे एक बाह में तोरू को लटकाए अटैची घसीटती सीढ़ियां चली। सीढ़ियों के बाद लंबा बरामदा था और उसी बरामदे में कहीं चौथे नंबर का फ्लैट था। अटैची अब यहाँ छोड़ दी, अधिक खोजना नहीं पड़ा। फ्लैट मिल गया था। थोड़ी देर द्वार के बाहर खड़ी रही। अब सोचती हूँ कि कितनी मूर्ख थी मैं। सोच रही थी जैसे द्वार अपने आप खुल जाएगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। खोलने वाला एक नौकर था। वही अजनबी निगाहें, वही अपरिचय के सवाल। मेरी बात सुनकर उसने लपक कर अटैची नहीं पकड़ी। एक और होकर अंदर आने को नहीं कहा। दो क्षण जैसे पशुपेश में रहकर अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद वापस आया। बिना किसी भाव परिवर्तन के उसने अटैची उठाकर अंदर एक किनारे रख दी और दीवान की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाइए साहब, कपड़े बदल रहे हैं। नीचे सड़क पर चुपचाप चले जा रहे राहगीर के सिर पर 2 मंजिले से मकान की दीवार का हिस्सा टूटकर गिरते मैंने देखा नहीं। यह भी नहीं जानती कि उसका अनुभव कैसा होता है। हाँ, इस स्वागत में अगर सहसा चोट का कोई प्रभाव था तो वैसा ही वह भी होगा। एक क्षण के लिए मन में आया कि अभी उठ जाऊं और अटैची घसीटते हुए लौट जाऊं, लेकिन मैं उठी नहीं। मीनल बीबी जी कहाँ पर हैं? मैंने नौकर से पूछा। कल हवाई जहाज से कलकत्ते लौट गई। मैं चुप रही। सोचा हो सकता है नौकर ने जाकर सिर्फ इतना ही कहा हो, कोई महिला मिलने आई है, और उन्होंने सोचा हो कि कोई छात्रा ही आ गई हो। कपड़े बदलने का बरसों पहले का दृश्य आंखों में नाच गया। शोभन यूनिवर्सिटी जा रहे थे। कमीज उन्होंने पहन ली थी और तौलिए के नीचे से पैंट खींचने की कोशिश कर रहे थे।
जाने क्या सूझा था मुझे कि मैंने तौलिया खींच लिया था। एक क्षण के झटके के बाद शोभन ने दोबारा से अपने आप को ढकने के बजाय मुझे खींच लिया था। इस बार मुझे लगा जैसे तौलिया मेरे ही बदन से खींचा गया था। मौसम यकायक हरारत से भर गया था और हम दोनों पसीने से नहा गए थे। कई बरस पहले की वह ठंडी याद हवा की तरह पलकों को छूकर चली गई और शोभन आए। शोभन ही सच, लेकिन उस क्षण, एक क्षण में जो हुआ वह थोड़े से शब्दों में नहीं समा सकता। बच्चे कभी कोई कपड़ा उछाल कर ऊंचे पर अटकी चीज उतारना चाहते हैं और सहसा पाते हैं कि उछाला गया कपड़ा खुद वहीं जाकर अटक गया। लगभग वही कुछ हुआ एक क्षण में। जाने कितने दिनों की बर्फ की परत तोड़कर मन उछला और उछाल लेकर वहीं जमा रह गया। शोभन आए। शोभन ने देखा और फिर मैंने पाया कि शोभन के चेहरे पर जो कुछ था वह न देखती तो अच्छा होता। वहां एक बहुत ठंडा निष्प्राण सवाल चिपका हुआ था। उस सवाल के शब्द कुछ भी हो सकते थे, यानी ठीक हो या कब आई या क्या आना बहुत जरूरी था। इससे भी अधिक शब्दों की आवश्यकता होगी, बल्कि संभवतः एक समूचे ग्रंथ की आवश्यकता होगी उस एक क्षण की व्याख्या के लिए। मेरा मन ठहर गया, बल्कि भय से सिमट गया। एक क्षण देर से ही मैंने नमस्कार किया। तोरू आश्चर्य से उनकी ओर देख रही थी। संभवतः उससे अधिक आश्चर्य से वे अपने आप को देख रहे होंगे। तोरू के चेहरे के सामने चुटकी बजाकर उसे बहलाने का छोटा सा नाटक करने के बाद शोभन ने नौकर को आवाज दी और बोले, इनके लिए तौलिया, साबुन वगैरह बाथरूम में रख दो। तुम चले कहाँ जाते हो? स्वर की हल्की सी तिक्तता शायद मेरे लिए भी थी। परिस्थिति को एक बार नए सिरे से संभालने के लिए मैंने जल्दी में ही अपने आप को दोबारा समेटा। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मुझे उत्तर देने में उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, लेकिन पूरी तरह से विरक्त भी नहीं हुए। बहुत अनमनी और व्यस्तता भरे स्वर में बोले, ठीक हूँ, ऑफिस जल्दी जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। जिस तरह खींचकर उन्होंने जुराब चढ़ाई, उससे लगा जैसे वे अपने आप को कोई परत चढ़ा रहे हों। तोरू आपको बहुत याद करती थी, रास्ते भर आपको पुकारती आई। फिर मैंने कहा। उत्तर की बजाय और अधिक व्यस्त होकर उन्होंने उसी तरह एक बार तोरू के सामने चुटकी बजाई और पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में नौकर से बोले, मेरा नाश्ता लगाओ, क्या कर रहे हो? मुझे लगा बर्फ को तोड़ना इतना आसान नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं है। तोरू को मैंने नीचे बैठा दिया और एक नजर कमरे पर डाली। अपनी फुलबगिया के ऊपर का नीला कमरा एक क्षण के लिए कौंध गया और लगा उसी एक क्षण में भयानक अपरिचित बिखेर गया। कहाँ थी वह गंध? कहाँ थी गाढ़े परिचय की वह गुनगुनी रोशनी? देखो, उसे जमीन पर क्यों बिठा दिया? ऊपर बिठाओ या अंदर? कहते कहते वे रुक गए। अंदर पलंग पर तोरू के बैठाए जाने का हुक्म वे पूरे अधिकार से दे सके, इस स्थिति में शायद नहीं थे। फिर भी मन बड़ा आश्वस्त हुआ। तोरू को अंदर नहीं ले गई, थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसीलिए गिर जाने का डर कम था। इसीलिए उसे सोफे पर बैठा दिया और बाथरूम चली गई। बाथरूम जाना बहुत आवश्यक तो नहीं था, फिर भी लगा थोड़ी देर कम से कम पलायन के रूप में ही सही वहां आना आवश्यक था। कोई 10-1 मिनट लगे होंगे वहां। उस बीच बातचीत का एक और छोर मैंने खोज लिया। सोचा इस बीच शोभन को लिखे गए पत्रों के बारे में पूछूंगी कि वे मिले या नहीं, और इसके अतिरिक्त उनके साप्ताहिक के बारे में लेखकों की प्रतिक्रिया बताऊंगी। हाथ मुंह धोकर मन थोड़ा शांत हो गया तो बाहर आई। तोरू के आसपास सोफे पर कुछ रंग बिरंगे कागज और पत्रिकाएं बिखरी थी। मन को बहुत अच्छा लगा। तोरू उनमें व्यस्त थी। मेज पर एक प्लेट में आधा खाकर छोड़ा नाश्ता और आधा कप पी गई चाय पड़ी थी। नौकर मेरे अंदर आते ही समेटने लगा। मैंने अनायास पूछा, साहब चाय नहीं पियेंगे? उनको जल्दी जाना था बीबी जी, उसने बहुत ठंडे लहजे में कहा और बर्तन समेटता रहा। जाना था? क्या मतलब, चले गए? मैंने अचकचाकर पूछा। जी, बोल गए हैं लंच दफ्तर में करेंगे। आपके लिए क्या बनाओ बीबी जी? नौकर ने किचन की ओर लौटते हुए पूछा। मुझे लगा वह कहीं दूर से बोल रहा है या फिर मेरे कान बंद हो गए हैं। बहुत कठिनाई से मैं कह सकी, कुछ नहीं। आपने तो जी नाश्ता भी नहीं किया अभी, उसने कहा। लेकिन अब और सुनने की स्थिति में मैं नहीं थी, सुनाई दे भी नहीं सकता था। तोरू अभी उन कागजों से खेल रही थी। अगर उस समय कुछ सुनाई दे रहा था तो वह था नीचे सड़क का शोर, बेतरह शोर, लगातार बढ़ता जाता शोर।
वह शोर कानों में कभी कभी आज भी बजता है। समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ते उस शोर में मैं थी वहां अकेली, असहाय, किसी भी क्षण दो पैरों के नीचे से धरती खिंच जाने के लिए प्रतीक्षा करती हुई। खिड़की के नीचे कितनी दूर होगी सड़क? अगर इस खिड़की से कूद जाऊं तो क्या वह शोर एक क्षण के लिए थमेगा? इसके बाद सारा दिन सफर से टूटे शरीर को मैं उस खिड़की से दूर अलग खींचती रही। क्या होगा तोरू का अगर नौकर 2 बार तोरू के लिए दूध ले आया था। बहुत आग्रह के बाद भी मैं दोपहर को कुछ खा न सकी। शाम के करीब 1 कप चाय भर पीकर बैठी रही। नौकर तोरू को लेकर नीचे चला गया था। उस अकेलेपन के एक दिन को किस तरह माप सकी, यह स्वयं आश्चर्यजनक था। शाम को भी नहीं, रात को आए शोभन। नौकर शायद उन्हें नीचे ही मिल गया था। वह उनकी फाइलें ला रहा था। शोभन जिस तरह अंदर आए उससे यकायक मैं भयभीत हो उठी। पहले तेजी से अंदर आए। अंदर शायद उन्होंने बोले जाने वाले संवादों को दोबारा तोला। उसके बाद इस कमरे के दरवाजे पर आकर तीखी आवाज में बोले, आखिर ये क्या तरीका है? यहाँ भी नाटक शुरू हो गया। मैं हिचकिचा कर उठ पड़ी। उनका चेहरा देखती रह गई। लगा वे अभी किसी न किसी को जमीन पर पटक देंगे। आवाज और नीची करके बोले, आखिर यह खाना न खाने का तमाशा क्यों खड़ा किया गया? पूछता हूँ, क्यों खड़ा किया गया? उत्तर चाहकर भी क्या देती? फिर उत्तर पाने के लिए वह सब कहाँ ही कहाँ जा रहा था। मेरे अनचाहे मौन ने उन्हें बुरी तरह क्षुब्ध कर दिया था। आखिर बोलती क्यों नहीं हूँ? आते ही नाटक क्यों खड़ा कर दिया गया? बहुत प्रयत्न के बाद मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा, मैं इतनी दूर से आई और यहाँ आपसे एक शब्द भी प्यार का सुना होता तो। ओ हो, वे तीखे होकर बोले, यानी अब मैं डायलॉग बोलता? तुम्हारा दिमाग तो सही है। मेरी व्यस्तता का कुछ ख्याल है? मेरी उलझनों की कोई कीमत है? तुम्हारा मतलब मैं काम छोड़ दूं और? तोरू अचानक रो पड़ी। जाने क्यों, संभवतः वह इस विवाद में हस्तक्षेप करना चाहती थी। मैं उसकी ओर घूमी और उसी क्षण शोभन भी जाने क्या क्या बोलते हुए दूसरे कमरे में चले गए। घर में फिर वही निर्मम सन्नाटा और नीचे सड़क पर रौंदता हुआ शोर बाकी बच गया। बीच में फोन की घंटी बजी। फोन शोभन ने ही उठाया। कुछ देर में बोले जाने वाले शब्दों ने स्वयं ही मुझे पकड़ लिया। वे किसी से कह रहे थे, हाँ कुंतल आई है, यस तोरू भी, जरूर मिलवाऊंगा, दोनों से मिलवाऊंगा। कुंतल अभी तो थकी है इसलिए लंच मत रखो, मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा। अपने बारे में अंदर से बोले गए शब्द, लेकिन नहीं, अब और अपने आप को छल नहीं सकती। ये शब्द मुझे और धोखा नहीं दे सकते। समझ गई थी कि अंदर घोट घोट कर मारी जाने वाली कुंतल को बाहर प्रिया के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। शब्द और अधिक नहीं छल सके। मैंने निश्चय किया। मन में फिर वही जलन पैदा हो गई थी, वही जो एक बार भड़कती थी तो लपटों में अंग अंग समेट लेती थी। कैसे बीतेंगे और दिन? रात की ध्वनियों को अपनी अलग अलग पहचान होती है। जाने किसी भी जगह की रात हो और ऐसा व्यक्ति रात की ध्वनियों को कितने गाढ़ेपन से पहचानता है, जिसके जीवन की कुल जमा पूंजी अब केवल कुछ रातों का अनुभव ही रह गया हो। रात बढ़ रही थी और रात की ध्वनियां निकट आती जा रही थी। सड़क का शोर अब उतना उलझा हुआ न होकर स्पष्ट और भारी हो गया था और सड़क के उस पार किनारे पर आपको पटकते हुए समुद्र की उसास बार बार कमरे में झांक जाती थी। शोभन की कोई आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। इसी एक परिस्थिति का सामना करके मन कांप रहा था। बहुत देर तक अपने को उकसाए मैं बैठी रही। तोरू को शॉल उड़ा दिया था। बहुत धीरे से शोभन के कमरे की ओर बढ़ी। शोभन कमरे के दूसरे कोने पर एक चमकदार डेस्क पर लैंप की रोशनी में कुछ पढ़ रहे थे। वे पढ़ते रहे। मैंने धीरे से कहा, आप सोएंगे नहीं? शोभन कुछ नहीं बोले। मैंने दोबारा प्रश्न पूछा। 2 पल रुककर उन्होंने किताब किंचित खींच से बंद की और बोले, तुम्हारा बिस्तर लगा दिया गया है, मुझे काम करने दो। तुम्हारा बिस्तर? बस, अब इससे अधिक नहीं। लेकिन उपाय? राह? खिड़की के नीचे की एक छलांग। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगता है मैं वह अभियुक्त हूं जिसके अदालत में पहुंचने से पहले ही सजा सुना दी गई हो। सजा, एकांत कारावास में केवल वह खिड़की है जो अपनी लगती है और कुछ भी तो नहीं। लेकिन कितना भयावह है वह अपनापन। सारे दिन के उस रौंदने वाले सन्नाटे में कभी कभी इशारे से वह खिड़की बुलाने लगती है और फुसफुसा कर पूछती है, तुम्हें रास्ता मिला? नहीं, मैं घबरा कर कहती हूँ।
नीचे देखो, रास्ता है, या फिर उस समुद्र को देखो, कितनी शीतल समाधि होती है समुद्र। और खिड़की रहस्यपूर्ण हंसी हंसती है। समाधि, यह घर क्या सचमुच समाधि है? एक मकबरा जिसमें मेरे सामने मेरी ही कब्र है, सीलन भरी, कठोर, ठंडी। दरवाजे पर जो घंटी लगी हुई है उसे ठीक ठाक घंटी कहना सही नहीं होगा। विचित्र आवाज होती है, जैसे किसी ने कोई चीज बलपूर्वक चीर दी हो। कम ही बजती है, किंतु बजती है तो बहुत कष्टप्रद लगती है। सोचती हूँ उसकी यह ध्वनि ठीक ही है। जब जब वह बजी मेरे अंदर कुछ न कुछ चीर गई। वह बजी, दरवाजा खोला, अखबार वाला था। विचित्र दृष्टि से मुझे देखकर पूछेगा, मेम साहब नहीं है? फिर चला जाएगा। दूध वाला, सब्जी वाला, मक्खन, डबल रोटी वाला, मेम साहब नहीं है। नहीं, मेरे कहते न कहते लौट जाएंगे, जैसे मेरा वहां होना निरर्थक है। मीनल के अलावा यहाँ और किसी की कोई पहचान नहीं। वही तकलीफ देने वाली घंटी बजती है। तार वाला आया है, तार है। दस्तखत करके ले तो लिया, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं। शोभन नाराज न हो। फिर वही खिड़की की चुपचाप मुझे बुलाने की आवाज। रात को शोभन लौटे तो सबसे पहले तार पर ही उनकी नजर पड़ी। पढ़ा, पढ़कर थोड़ी देर चुप। नौकर ने काफी रख दी थी, वह ज्यों की त्यों पड़ी रही। उठकर टहलने लगे। फिर जैसे कुछ याद आया, कहीं फोन मिलाया। फोन मिलाने पर पूछा, कलकत्ते के लिए अर्लीस्ट फ्लाइट कितने बजे है? यस, एक सीट। राइट। फ्लाइट कलकत्ता, एक सीट। चित्र एक क्षण में पूरा हो गया। तार में क्या लिखा होगा ये समझना कठिन था। फोन रखकर थोड़ी देर टहलते रहे, फिर बोले, देखो, तोरू का ध्यान रखना, मीनल की तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, ऑफिस से फोन आए तो कहना कलकत्ते के बारे में मत बताना। कहना कुछ भी कह देना, कलकत्ते के बारे में मत बताना। लगा वे बेहद उतावले हो उठे हैं। नौकर से अटैची निकलवाई और कपड़े रखने लगे। आप आराम करिए, कपड़े मैं रख देती हूँ, मैंने कहा। आश्चर्य की शोभन ने वही किया जो मैंने सोचा था। कपड़े छोड़कर अलग हट गए। मन में आया, कह दूं कि अब तो तुम बदलोगे ही शोभन, मेरे प्रति मृदु भी होंगे, क्योंकि इस छोटे से झूठ को खड़ा करने के लिए मेरी आवश्यकता जो है। उसके बाद की शोभा ने एक क्षण के लिए मुझे फिर धोखा दिया। इतना स्वीकार कर सकती हूँ। तोरू को गोद में उठाया, प्यार किया उसे, और दिनों के विपरीत मेरी बाहों में पकड़ा दिया। मेरी आंखों में देखा और एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर बोले, अपना ध्यान रखना, समय से खा लिया करना, और हाँ, ऑफिस से अगर कोई मिलने आए तो तुम समझती ही हो। शोभन गए। खिड़की मुझे फिर बुलाती है। अब उससे इतना डर नहीं लगता। खिड़की के बाहर वही शोर भरी हुई सड़क है और बेचैन समुद्र। समुद्र के ऊपर नीले आसमान पर फिसलते हुए बादलों के टुकड़े। शोभन गए। मैं हवाई जहाज पर कभी नहीं चढ़ी। सुना है जहाज जाता है तो रास्ते में बादल मिलते हैं। क्या वही है मेघदूत, कालिदास के यक्ष के संदेश वाहक? मुझे याद आता है विवाह के तुरंत बाद का दिन। उस फूल बगिया में उस दिन मैं अकेली थी। शोभन दूसरे शहर में किसी प्रकाशक के बुलावे पर जाते ही वहां से उन्होंने अपनी किताब की पहली प्रति मुझे भेजी थी। प्रति के पहले पृष्ठ पर सजाए हुए अक्षरों में उन्होंने लिखा था, ओ मेघ, कुबेर की अप्रसन्नता से दुखी इस यक्ष की सहायता केवल तुम ही तो कर सकते हो। आज अगर वह प्रति यहाँ होती तो मैं उस पर लिख देती। वह प्रिया अपने शयन कक्ष में प्रिय के विरह में रो रोकर कलामात्र शेष चंद्रमा की तरह छीड़ हो चुकी है, किंतु यह भी लिखने का अधिकार क्या मेरे पास है? हवाई जहाज के पास उड़ते हुए मेघ क्या मेरा एक प्रश्न वहां शोभन को दे सकेंगे? कहाँ है प्रिया का वह शयन कक्ष? कहाँ है वह एक पहचान जिसे लेकर प्रिया रो तो सकती थी? शोभन की प्रिया छिड़ होती रही, पीली पड़ती रही, पर रोई नहीं। रोने से होता भी क्या? यह समूचा सागर आंखों में उतर कर भी क्या व्यथा हल्की हो सकती थी? 2 दिन बाद शोभन वापस आ गए। वही जिन्होंने जाते जाते कहा था, अपना ख्याल रखना। दरवाजे की उस कर्कश घंटे के साथ जिस हंसी की आवाज सुनाई पड़ी थी, वह मेरे अगले दिनों की सही सही पूर्व सूचना थी। मीनल हंसती हुई बाथरूम चली गई और शोभन इस तरह सवाल करने लगे जैसे वहां मैं कुंतल नहीं, उनके ऑफिस के कोई क्लर्क हूं। ऑफिस से कोई आया था? नहीं, मैंने कहा। कोई फोन? हाँ, पूछा था। तुमने क्या कहा? वही जो आपने कहा था। कोई कागज, फाइलें? चपरासी लाया था। इससे अधिक और कुछ भी नहीं पूछा गया। मीनल अभी बाथरूम में थी। हाँ,
हाथ ही धोने। बड़ी सफाई से वे अब इस रिश्ते से हाथ धो रहे हैं। बाथरूम से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आने लगी, आती रही। फोन की घंटी बजी, थोड़ी देर बजती रही। मैं असमंजस में खड़ी रही, फोन उठाऊं या ना उठाऊं। बाथरूम की हंसी में व्यवधान होगा। शोभन ने बाहर आकर फोन उठा लिया, बोले, हाँ बस अभी पहुंच रहा हूं, अभी अभी आया। फोन रखकर जैसे उन्होंने शून्यता को सुनाया, मैं 15 मिनट में ऑफिस जा रहा हूं, मीनल से पूछ लेना क्या खाएगी, नौकर की मदद कर देना। शब्द अगर पत्थर होते हो तो वे ऐसे ही होते होंगे और इसी तरह चोट पहुंचाते होंगे। मीनल बाथरूम से बाहर आई, फिर वही हंसी, फिर वही छेड़छाड़, और यह सब कुछ जैसे वहां कुंतल शोभन की पत्नी नहीं, केवल एक निराकार शून्य हो। खिड़की की शोर और समुद्र की गरज के साथ एक तीसरी आवाज भी मिल गई थी, मीनल और शोभन की हंसी। ऑफिस जाते जाते वे मीनल से बोले, दिन भर खूब आराम कर लेना, शाम को घूमने चलेंगे। क्यों, दिन में आराम क्यों करना? मीनल ने बेशरम शरारत से पूछा। क्योंकि रात में फिर आराम का मौका नहीं मिलेगा, यही सुनना चाहती थी ना? शोभन ने उसके गाल मसलते हुए कहा। फिर वही हंसी। शोभन चले गए। मीनल खिड़की से बाहर उन्हें देर तक देखती रही। लगभग 2 घंटे इस विदा के बाद वे विचित्र थे। मीनल ने मेरी ओर देखा, मैंने भी देखा। उसने भी कुछ कहना चाहा, मैंने भी। फिर वह भी रुक गई, मैं भी रुक गई। मुझे लगा यह अवसर है, कुछ बातें की जा सकती हैं साफ साफ। मन इतना आंदोलित था कि बिना बोले ही जाने कौन कौन से संवाद तैयार करती रही। बातें कहीं फिर भी नहीं जा सकी। इस बीच तोरू जाग गई, जागकर रोने लगी। मैं कुछ देर जड़ बैठी रही। हाथ रोककर मीनल ने पूछा, तोरू भी आई है ना? मुझे सूत्र मिल गया। मैंने अपने तीखेपन को वश में करते हुए कहा। शोभन से इतनी बातें हुई, उन्होंने बताया नहीं। हम लोगों को इतनी बातें करनी थी, इसका जिक्र होने का अवसर ही नहीं मिला, मीनल ने कहा। अगली बात मैं ऐसी खोजने लगी जो कहीं मेरे प्रतिशोध से जुड़े, लेकिन मीनल अचानक विचित्र ढंग से नाक चढ़ाकर बोली, ओहो, ये गंदगी अभी पड़ी है, धत रे। उसने अटैची जमीन से उलट दी। मैं तोरू को गोद में उठा लाई थी। अचानक जमीन पर उलट दी गई और उस गंदगी पर मेरी नजर पड़ी। प्रयोग में लाए गए गर्भ निरोधक। वो कागज उठाना, उसने कहा। कागज उसने खुद ही उठा लिया। कागज में उस गंदगी को खुद ही समेटने लगी, नाटकीय रुमाल के साथ, जैसे अपने आप से उसने कहा, कुछ गंदगियां सुंदरतम चीजों से ज्यादा प्रिय होती हैं, क्यों कुंतल? बर्दाश्त से बाहर हो जाने पर भी कुछ विशेषताएं किसी को जड़ बना देती हैं। एक पर एक मुझे लग रहा था वे बातें मेरे और शोभन के रिश्ते के ताबूत पर कीलों की तरह जड़ती जा रही हैं। सर भन्ना रहा था, शरीर जैसे बुखार से तप रहा था। तोरू गोद में होकर भी जैसे वहां नहीं थी। अपनी तमाम घृणा और अपने निरंतर अपमान से उपजी जिज्ञासा को समेट कर मैंने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब लगता है वे शब्द कितने नपुंसक थे, फिर भी उन्होंने अपना काम तो कर ही दिया। उन्हीं थोड़े से शब्दों ने जैसे मेरा सारा शोभ उठाकर मीनल के ऊपर पटक दिया। मीनल सन्नाटे में आ गई। उलटकर जवाब देने की हिम्मत उसे नहीं हुई। मेरा मन यह समझकर और अधिक अधीर हो उठा। आगे वह कुछ बोले और मैं अब सब कुछ कह डालूं, इसकी तत्परता मुझे कपाए दे रही थी। लेकिन वह बोली कुछ नहीं, वहां से हट गई। मेरे साथ फिर बच रही अबोध तोरू, मेरी कुंठा और सड़क के समुद्र फैला हुआ शोर। रात वे घूमने गए, तोरू भी उनके लिए बाधा ही थी, इसीलिए तोरू को भी घर पर ही छोड़ गए। जाने क्यों इस एकांत से मैं पहली बार आतंकित हुई। लगा कोई न कोई अनहोनी होगी। काफी रात गए तक उस अनहोनी के लिए अपने आप को तैयार करती रही। मीनल के दिन की पराजय थोड़ा सा सहारा दे रही थी। मन में मैंने निश्चय कर लिया था, जो भी हो भीरुता से बाहर आना है। लड़ाई, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। रात घंटी बजी, अनुमान था शोभन और मीनल होंगे। बाहर हंसी सुन पड़ी थी, फिर भी विश्वास था नौकर शायद सोने की तैयारी में रहा होगा। तीसरी बार घंटी बजने पर दरवाजा मैंने ही खोला। शोभन थे, मीनल भी, दोनों चुप। 2 क्षण तक वे वहीं उसी तरह खड़े रहे। मैं दरवाजे से अलग हट आई, वे अंदर आए और दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया। इसके आगे की कहानी सुनेंगे आप अगले भाग में। धन्यवाद।